कक्षा 10 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए 27 मार्च 2024 को आपकी गणित का पेपर होने वाला है। और अगर आप ये वीडियो 27 मार्च से पहले एक बार पूरा देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी पूरी किताब का रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके सभी पार्ट के जो मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र हैं और आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, जो आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, लगभग आपके 15 क्वेश्चन तो अबसदा वाले आएंगे, 7 क्वेश्चन आपके रिक्त स्थान के आएंगे और 10 क्वेश्चन आपके वन लाइनर आएंगे। तो अगर आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपके कम से कम ये 32 नंबर तो आप जो आराम से इसमें कवर कर पाएंगे, क्योंकि वो एक एक नंबर के क्वेश्चन, एक एक नंबर के आपकी कोई सूत्र होगा या फिर कोई फैक्ट होगा, उससे संबंधित आपके जो टोटल 32 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ताकि आपका जो सारा जो सूत्र है, उनका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो ये सभी आपके जो चैप्टर्स हैं, आपके 1 से लगाकर लास्ट तक का जो चैप्टर है, प्रायिकता तक के जो चैप्टर हैं, उन सभी के आपको इस वीडियो में सूत्र देखने को मिलेंगे। इसकी पूरी पीडीएफ आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी, ऐप को डाउनलोड कर लेना। और आपको मैथ्स में किसी भी सवाल में कोई समस्या है तो आप हमें जो इस व्हाट्सअप नंबर पे उसका फ़ोटो खींचकर भेज सकते हैं, उसका सोल्यूशन मैं आपको वीडियो के माध्यम से करवा दूंगा। एंड्रॉयड ऐप अपना प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर कर लेना, यहाँ पर आप टेस्ट भी दे सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और पीडीएफ के लिए अपना जो एंड्रॉयड ऐप इसको डाउनलोड कर लेना। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला पार्ट है आपका वास्तविक संख्या। मैं एक बार आपको सभी जो आपके चैप्टर हैं उन सभी के ये नोट्स के रूप में आपको एक बता देता हूँ। ये पहला पार्ट है जो वास्तविक संख्या वाला है। इसके बाद में हम बात करेंगे पार्ट नंबर 2 की, जो कि आपका बहुपद है। तो बहुपद की आपको परिभाषा वगैरह सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो। तीसरा पार्ट आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। और फिर इसके बाद में हम बात करेंगे 2 द्विघात समीकरण की। और इसके बाद में आपकी समांतर श्रेणी है। ये जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, अगर आप ये वीडियो अंत तक देख लिया तो निश्चित रूप से आप जो इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे। और ये वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है ताकि आपके जो बाकी दोस्तों का भी इसमें फ़ायदा हो सके। ये आपकी 7वीं प्रश्नावली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक नंबर के क्वेश्चन आपके बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और यह फिर आपके प्रश्नावली नंबर 8। 8वीं प्रश्नावली का जो नाम है आपके वो त्रिकोणमिति का परिचय है। ट्रिग्नोमेट्री वाली बहुत ही आसान प्रश्नावली है। अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो वो देख लेना सारे के सारे, काफ़ी आपको जो इसमें हेल्प मिलेगी। तो ये हम ट्रिक के माध्यम से ये पूरी सारणी वगैरह याद करवाएंगे। और इसके बाद में व्रत वाली प्रश्नावली है। ठीक है, व्रत वाली प्रश्नावली के बाद में फिर आपको याद करना है इसके बाद में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और फिर इसके बाद में पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, गण, ये गनाभ है, ये बेलन है, ये शंकु है और ये गोला है। इनके गोले और अर्धगोले के आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल सभी के सूत्र आपको इसमें मिल जाएंगे। लास्ट ये सेकंड प्रश्नावली है, लास्ट सेकंड सांख्यिकी, माध्य, माध्यिका और बहुलक। बहुत ही बड़ी अच्छी प्रश्नावली है और पास होने के लिए ये प्रश्नावली बहुत ही काम की प्रश्नावली है। तो इसके सारे सूत्र इसमें देखेंगे और बहुलक वगैरह माध्यिका के सूत्र इसमें देखेंगे। साथ ही इसके बाद में प्रायिकता है। तो प्रायिकता को हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। क्या प्रायिकता क्या होती है, ये पासा क्या होता है, ये आपने देखा होगा ये पासा है। और ये इसमें ताश हैं, ताश के बारे में हम पढ़ेंगे और सिक्के के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो को आप जो पहली प्रश्नावली से 14वीं प्रश्नावली तक, यानी कि लास्ट जो प्रश्नावली है प्रायिकता वाली, वहाँ तक इसको ज़रूर देखना। तो आइए इसकी पहली प्रश्नावली से इसको हम शुरू करते हैं। पहली प्रश्नावली का नाम है आपके वास्तविक संख्याएँ। और वास्तविक संख्याएँ ये आपके 4 नंबर का चैप्टर है। इसमें से 2 क्वेश्चन तो आपके छोटे पूछे जाएंगे, एक एक नंबर के 2 प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न आपका बड़ा आएगा। तो शुरुआत करते हैं आपके पहली प्रश्नावली से। पहली प्रश्नावली में आपके एक प्रमेय दे रखी है जिसका नाम है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होती क्या है, ये किसी भी संख्या को, जो बाज्य संख्या है, उसको हम अबाज्य संख्या के एक अद्वितीय प्रकार के गुणे के रूप में लिख सकते हैं। कोई सी भी एक बाज्य संख्या जिसमें किसी न किसी का भाग जाता है तो उसको हम अबाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ये हमारे अंकगणित के आधारभूत प्रमेय है। जैसे मान लो 30 है तो 30 को हम क्या कर सकते हैं, 30 के गुणनखंड करके इसको हम यहाँ पे 30 के गुणनखंड करेंगे, 30 में भाग देंगे 2 का, तो ये इसमें 15 बार जाएगा। फिर 15 में 3 का भाग जाएगा 5 बार और 5 में 5 का 1 बार जाएगा। तो हम 30 को ऐसे गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ये अद्वितीय प्रकार है, ये यूनिक टाइप से इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा और कोई प्रकार नहीं जो 2, 3 और 5 के अलावा अभाज्य संख्या के रूप में इसको लिखा जा सकता है। एक क्वेश्चन तो आपकी ये अभाज्य गुणनखंड वाला आएगा जिसमें ये एक संख्या दे देंगे और पूछेंगे कि इसकी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए या फिर इसकी घातों का योगफल लिखिए। जैसे आपसे संख्या दे दें 18 का, 18 की अभाज्य गुणनखंड कीजिए और उनकी घातों का योगफल लिखिए। तो 18 में 2 का भाग देंगे, 9 बार जाएगा, 9 में 3 का देंगे, 3 बार जाएगा, फिर 3 में 3 का 1 बार जाएगा। तो 18 में क्या क्या आया, एक तो एक आया 2 1 बार,
और 3 कितनी बार आया, 2 बार। ये इसका घात रूप हो गया। अब हम घातों का योग पूछा है, तो घातों का योग क्या हो जाएगा, इसके ऊपर जो घात लग रही है ऊपर वाली संख्या, ये इसकी जोड़ करनी है। तो घातों का योग कितना हो जाएगा, 1 + 2 बराबर 3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपके बनेगा, एक तो ये आपको फैक्ट याद रखना है कि गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता है। आपकी किताब में एक फोटो दे रखा है कॉल फ्रेडरिक गॉस का, और कॉल फ्रेडरिक गॉस को ही गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। ये आपको याद करना है क्योंकि आपके परीक्षा में ये आ सकता है। गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो गणितज्ञों का राजकुमार कॉल फ्रेडरिक गॉस को कहा जाता है। गणित दिवस कब मनाया जाता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो गणित दिवस जो मनाया जाता है वो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। जो श्रीनिवासन रामानुजन है, उनकी जयंती को हम ये जो इनकी जन्मदिन को हम 22 दिसंबर को गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर इस प्रश्नावली से एक आपके एलसीएम और एचसीएफ का सवाल फिक्स आएगा, तो उसको आपको अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना है। एलसीएम होता है क्या है, ये एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्तक, ये होता है इसका हिंदी में नाम, और अंग्रेजी में इसको एलसीएम कहते हैं। क्या होता है ये कि एक सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें जो संख्या दे रखी है उसका पूरा पूरा भाग चला जाए। अब उदाहरण के लिए आप देख लेना इसमें, जैसे 3 और 4 का आपको एलसीएम पूछे, तो 3 और 4 का एलसीएम, अब वो छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसमें 3 का भी भाग चला जाए और 4 का भी भाग चला जाए, तो इसका उत्तर कितना आएगा, 12 आएगा। अब 12 से छोटी और कोई संख्या नहीं है जिसमें 3 का भी भाग जाता है और 4 का भी भाग जाता हो, तो उत्तर कितना आएगा इसका, 12। 12 से छोटी फिर आप तुम 9 लेके देखना, 9 में 3 का भाग तो चला जाएगा लेकिन 4 का भाग नहीं जाएगा। 8 लेके देख लेना, 8 में 4 का चला जाएगा लेकिन फिर 3 का भाग नहीं जाएगा। तो ये सबसे छोटी संख्या 3 और 4 के लिए, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 12 आ जाएगा। अब एलसीएम ज्ञात कैसे करते हैं, तो एलसीएम ज्ञात करने की हमारे पास में 2 विधियाँ हैं, अब्बाजी गुणनखंड विधि और एक है भाग विधि। तो हमारे सिलेबस में जो है ये अब्बाजी गुणनखंड विधि है। इसको हम क्या करेंगे, किसी भी संख्या जैसे 3 और 4 है तो इनके हम एलसीएम निकालने के लिए इनका गुणनखंड करेंगे और फिर इनको जो लिखेंगे। तो एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात करते हैं देख लेते हैं। एलसीएम, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का जो गुणनफल होता है उसको हम अभाज्य गुणनखंड में जो लिख के इसका हम एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम 6 को क्या लिखेंगे, 6 को लिखेंगे 3 × 2 या 2 × 3, और 4 को क्या लिखेंगे, 2 × 2। तो इनकी घात के रूप में लिखेंगे, 2 की घात 1, 3 की घात 1, और फिर इसमें क्या है 2 की घात 2, ठीक है, 4 को लिखेंगे 2 की घात 2। तो एलसीएम क्या आएगा, 6 और 4 का। इनकी जो सबसे बड़ी घात है, प्रत्येक संख्या की बड़ी घात, 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 की सबसे बड़ी घात 2 है, इसमें हम 2 की घात 2 लेंगे। और 3 की घात कितनी है, 3 की घात 1 है, तो 3 की घात 1 हो जाएगी। इसको हम सोल्व करेंगे, 2 की घात 2 का मतलब कितना हुआ, 4, और इंटू 3, तो 4 × 3 = 12 आ जाएगा। ये होता है इसका एलसीएम, मतलब सभी संख्याओं की जो बड़ी बड़ी घातें हैं वो वाली संख्या लेनी है। उदाहरण के लिए मैं एक और संख्या देख लेता हूँ इसमें, जैसे कोई संख्या दे रखी है आपकी 2 की घात 3 × 3 की घात 4 × 5 की घात 2। अब इसमें से आपको संख्या एक और देखनी इसमें, जैसे 2 की घात 4 × 3 की घात 2 × 5 की घात 3। अब इसमें से आपको इसका एलसीएम ज्ञात करना है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 की घात देखो सबसे ज़्यादा कितनी है, 3 है, 4 है, तो 2 की घात 4 है। 3 की घात 2 लें या फिर 4, तो 3 की घात 4 लेंगे। 5 की घात 2 लें 3, तो 5 की घात 3 लेंगे। हर एक संख्या की आपको क्या करनी है, बड़ी से बड़ी घात लेनी है। मान लो कॉमन नहीं है तो भी उसकी बड़ी से बड़ी घात जो है वो उसको हम लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका इसमें एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है, मसअप, मसअप होता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मसअप होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्याओं में पूरा पूरा चला जाता है। एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिसका भाग आपको जो संख्या दे रखी है उसमें पूरा पूरा चला जाए। जैसे उदाहरण के लिए 8 और 12। अब ऐसी संख्या बतानी है जिसमें जिसका भाग 8 में भी जाता हो और 12 में भी जाता है। तो इस ऐसी संख्या जैसे, और वो बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए 8 और 12 का जो एचसीएफ वो कितना आएगा, 4 आएगा। अब 4 सबसे बड़ी संख्या है 8 और 12 के लिए, इस 4 का भाग 8 में भी जाता है और 4 का भाग 12 में भी जाता है। अब 4 से बड़ी संख्या अगर हम 6 लेंगे तो 6 का भाग इस 12 में चला जाएगा लेकिन वापस 8 में नहीं जाएगा। 8 लेंगे तो 8 का भाग 8 में ही जाएगा, वापस इस 12 में नहीं जाएगा। तो सब दोनों के लिए जो बड़ी से बड़ी संख्या हुई वो 4 हुई। तो 4 का भाग 8 में भी जाता है और 4 का भाग 12 में भी जाता है। 2 क्यों नहीं लिया, तो 2 तो इससे छोटी संख्या होगी 4 से, आपको बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है। एचसीएफ में बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है। तो एचसीएफ ज्ञात कैसे करते हैं, तो एचसीएफ जो
जो कॉमन संख्या गुणनखंड होता है, संख्याओं का हम इसमें गुणनखंड करेंगे और जो कॉमन संख्या होती है दोनों में, उसकी जो सबसे छोटी घात होती है उसको हम इसमें लेते हैं। एचसीएफ में छोटी घात को लिया जाता है, एलसीएम में बड़ी घात को लेते हैं, और एलसीएम में सभी की घात को लिया जाता है, और मतलब जो कॉमन है उसमें बड़ी घात को लेते हैं, जबकि एचसीएफ में जो कॉमन है ना उसी संख्या का हम इसमें घात के रूप में लिखेंगे। तो संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात को गुणनफल एचसीएफ होता है। जैसे 8 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 के हम गुणनखंड करेंगे तो ये 2 2 और 2 आएंगे, 3 बार 2 आ जाएंगे तो 2 की घात 3 हो जाएगा। 12 को क्या लिखेंगे, 12 के टुकड़े करेंगे, 2 का भाग देंगे 6 बार, फिर 2 का भाग देंगे 3 बार और 3 का भाग देंगे 1 बार। तो ये 2 कितनी बार आया, 2 बार आया, और 3 आया 1 बार, तो 2 की घात 2 और 3 की घात 1। अब इसमें से कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, दोनों में कॉमन है केवल ये 2। 2 कॉमन है तो 2 कॉमन है तो 2 की जो सबसे छोटी घात है वो उसमें लेंगे। कॉमन जो होता है उसकी सबसे छोटी घात को लिया जाता है एचसीएफ में। कॉमन क्या है इसमें, कॉमन है हमारा इसमें 2 और 2 की घात 2 ये छोटी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 दूनी 4। वैसे इसको हम डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे, इसमें जो कॉमन है उसको एक एक बार लिखा जाता है। 8 और 12 के गुणनखंड कर लिए, फिर इसमें 2 है, इसमें 2 है तो एक तो 2 लिख लेंगे, इसमें 2 है, इसमें 2 है तो एक और 2 लिख लेंगे, और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके, 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए आपको ये उत्तर याद रखना पड़ेगा। ये इसमें सूत्र है, ये ए इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, या फिर 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ये 4 नंबर है, 4 में से आपको कोई भी 3 दे देंगे और चौथी संख्या आपको ज्ञात करनी होगी। जैसे मान लो ए दे दिया, इसमें बी दे दिया और इसका एचसीएफ दे दिया, और पूछेंगे इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए बिना गुणनखंड किए, तो फिर आपको ये वाला सूत्र लगा के करना पड़ेगा। ए और बी दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, और कुछ पूछेंगे कि आपको एचसीएफ ज्ञात करना है बिना गुणनखंड किए, तो ये वाला सूत्र लगा के याद करना है। जैसे ये वाला सवाल देखते हैं, 8 और 12 का एचसीएफ मान लो 4 है, 8 और 12 का एचसीएफ कितना है, 4 है। ये तो 8 तो है हमारा ए और 12 है हमारा बी, और इसका एचसीएफ कितना है, 4 है, तो इसका आपको ज्ञात करना है एलसीएम। तो क्या करना पड़ेगा, एलसीएम ज्ञात करने के लिए ये 4 इसके गुणा में, इसको हम इधर भाग में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 12 और बटे में 4, तो 4 के 12 से कट जाएगा, ये 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, फिर 12 और 2 को गुणा कर लेंगे, तो 2 इंटू 12 कितने होते हैं, 24 होते हैं। तो देखो हमने बिना ही गुणनखंड किए इसका एलसीएम ज्ञात कर लिया 24। 24 वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें 8 का भी भाग जाता है और 12 का भी भाग जाता है। तो ऐसे सवाल करेंगे तब हम ये वाला सूत्र इसमें काम लेंगे। अगला सवाल आपका ये कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर पी और क्यू पूर्णांक होते हैं और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। ध्यान रखना, ये बटे में आपके 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 हो सकता है, यानी पी का मान 0 हो सकता है लेकिन क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो ये लिखना ज़रूरी है, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। उदाहरण के लिए 2/3 है, माइनस का 1/2 है, 4 है और 0 है, तो इसमें 0 भी परिमेय संख्या है क्योंकि 0 को हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्या होती है जिसको हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे √2 है, √3 है, 3 √2 है, 2 + √3 है, जिसका दशमलव प्रसार और अशांत अनावृत्ति है, वो भी आपका अपरिमेय संख्या है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, इसको आपको विशेष तौर पे याद रखना, पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो ये तो आपकी पहली प्रश्नावली। अब हम देखते हैं इसमें आपके प्रश्नावली नंबर 2। प्रश्नावली नंबर 2 आपके 4 नंबर की है, जिसमें आपके बहुपद है। बहुपद क्या होता है, बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसकी जो 2 या 2 से अधिक पद हो और उनकी घात जो है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जिसकी घात पूर्ण संख्या नहीं है वो बहुपद नहीं होता है, तो ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। बहुपद की घात क्या होती है, तो बहुपद की घात, इसमें जो चर होता है, बहुपद में जो चर होता है इसकी अधिकतम जो घात होती है, बहुपद की जो चर होता है उसकी अधिकतम बड़ी से बड़ी घात को हम बहुपद की घात कहते हैं। जैसे ये वाला है 2x की घात 3 + 5x² + x, इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, ये 3 है, तो इसमें चर x की अधिकतम घात 3 है, अतः बहुपद की जो घात है वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। रैखिक बहुपद, नाम से आपको ध्यान रखना है, रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद जिसकी जो घात है वो कितनी है, ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 2x + 1, 3x + 5, ये रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद का मानक रूप, रैखिक बहुपद का मानक रूप ये होता है f(x) = ax + b, जहाँ पर a इज़ नॉट इक्वल टू b है ना, ये इसका मानक रूप होता है रैखिक बहुपद का। द्विघात बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद
जिसकी घात 2 हो उसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। तो ये द्विघात बहुपद है 2x² + 4x और 9x² + 3x + 2, ये एक द्विघात बहुपद का उदाहरण है। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? हर सवाल में आपको द्विघात बहुपद इस रूप में मिलेगा, fx बराबर ax² + bx + c, जहाँ पर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। फिर ये त्रिघात बहुपद क्या होता है? त्रिघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो? 3 हो। ये आपके सामने त्रिघात बहुपद के उदाहरण है जिसकी अधिकतम घात कितनी है? ये 3 है। तो जिसकी घात 3 हो उसको हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। फिर त्रिघात बहुपद का मानक रूप आपको याद रखना है, ax³ + bx² + cx + d, ये एक त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है। फिर हम बात करते हैं इसके हल की। बहुपद का हल क्या होता है, बहुपद का मान क्या होता है, बहुपद के मूल क्या होते हैं, सारी चीज़ें एक हैं। तो हल, मान, मूल, रूट ये सारी एक ही चीज़ें, शून्यक ये सभी एक ही चीज़ है। तो बहुपद में चर का वह मान जो उस बहुपद को संतुष्ट कर दे उसको हम क्या कहते हैं? बहुपद का हल, मान, मूल कहते हैं। एक होता है बहुपद का शून्यक। शून्यक जैसे बहुपद का मान शून्य कर देता है उसको हम बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो चर का वह मान जो पूरे बहुपद को ज़ीरो कर दें, पूरे बहुपद का मान कितना कर दें? ज़ीरो कर दें। तो बहुपद की जो शून्यकों की संख्या से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे कि n घात वाले बहुपद की कितने अधिकतम शून्यक हो सकते हैं? तो n घात वाले के अधिकतम n शून्यक हो सकते हैं। कोई 2 घात वाला होगा तो उसके 2 शून्यक होंगे, कोई 1 घात वाला होगा तो उसके 1 शून्यक होगा, कोई 3 घात वाला बहुपद है तो उसके 3 शून्यक होंगे। जिसकी जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्यक प्राप्त होते हैं। रैखिक बहुपद की घात 1 होती है तो उसका शून्यक 1 ही होता है। द्विघात बहुपद की घात 2 होती है तो उसके 2 शून्यक होते हैं, जिसको हम अल्फा और बीटा लेते हैं। एक आपकी ये ग्राफ से आपको शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी। ये ग्राफ दे रखा है बहुपद px बराबर, ये y बराबर px के लिए ये px यानी कि ये x अक्ष पर आपके ये px है और ये y अक्ष है, ठीक है। तो ये आपको एक ग्राफ दे रखा है, इसमें इसके शून्य की संख्या बतानी है। तो ये जो ग्राफ है ये x अक्ष इस आड़ी लाइन को जितनी बार काटता है उसके उतने ही शून्य प्राप्त होते हैं। तो ये लाइन कितनी बार काट रही है? इस आड़ी लाइन को एक भी बार नहीं काट रही, तो इसका 0 शून्य प्राप्त होगा। ये आड़ी लाइन को ये कितनी बार काट रही है? एक बार काट रही, तो इसका 1 शून्यक है। और ये आड़ी लाइन को कितनी बार काट रही है? 1 2 3 बार काट रही है, तो इसके कितने शून्यक होंगे? 3 शून्यक होंगे। ये कितनी बार काट रही है? 2 बार काट रही है यहाँ पे, तो इसके 2 शून्यक होंगे। और ये कितनी बार काट रही है? इसको 4 बार काट रही है, 1 2 3 और ये 4, तो इसके उत्तर हो जाएंगे 4। और ये कितनी बार काट रही है? 3 बार काट रही है, 1 2 3 बार काट रही है, तो इसके 3 शून्यक हो जाएंगे। एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर ये काटती है उसके उतने शून्यक प्राप्त होते हैं। मान लो आपसे यूँ पूछ ले कि जैसे ये वाली लाइन है, अब इसके कितने शून्यक है? तो इसका एक भी शून्यक प्राप्त नहीं होगा क्योंकि ये एक्स अक्ष को काट भी नहीं रही है, ठीक है। तो ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना, जो एक्स अक्ष को नहीं काटती है उसका कोई शून्यक नहीं होता है। द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। एक द्विघात बहुपद जिसका मानक रूप क्या होता है? ax² + bx + c, इसके कितने शून्यक होंगे? इसकी घात 2 है तो शून्यक भी 2 होंगे। एक को हम अल्फा नाम देंगे, दूसरे को बीटा नाम दे देंगे, जिसमें ये a b और c क्या है? तो a b c जो है उसके गुणांक हैं। क्या है? ये गुणांक होते हैं। तो a b c में और इस अल्फा और बीटा में क्या संबंध होता है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले होता है शून्यकों का योग। शून्य कौन कौन से? अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे योग के लिए। तो इसमें गुणांक के साथ में क्या संबंध होता है? ये होता है माइनस का b बटा a होता है। शून्यकों का योग माइनस का b बटा a होता है, यानी कि x का गुणांक माइनस में और बटा में x² का गुणांक होता है। फिर शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है? c बटा a होता है। c क्या होता है? अचर पद होता है। और a क्या होता है? x² का गुणांक होता है। एक ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपके ये कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग आपको दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, और उसके शून्यकों का गुणनफल भी आपको दे रखा है, तो आपको वो द्विघात बहुपद बनाना है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि बहुपद f(x) बराबर क्या होगा? x² माइनस, यहाँ पे माइनस आता है, और शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो ये क्या हो जाएगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यहाँ पर आएगा x, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये x आ जाएगा, ये इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे ये x है क्योंकि साथ में गुणा में x आता है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको आपको याद कर लेनी। और यहाँ पर आपको जैसे शून्यकों का योगफल आपको दे रखा है माइनस का 3 और गुणनफल दे रखा है आपको 2, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक में बहुपद क्या बनेगा? x² माइनस माइनस का 3x और प्लस में 2, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये इसका बहुपद बन जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2, ये हमारा बहुपद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ये
जो आपका चैप्टर नंबर 3 है वहाँ पर। चैप्टर नंबर 3 में आपको क्या करना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, नाम से पता चल रहा है इसमें दो समीकरण होंगे और दोनों ही समीकरण कैसे होंगे, रैखिक होंगे। रैखिक का मतलब उसकी घात कितनी होगी, एक होगी। जिस समीकरण की घात एक होती है उसको हम रैखिक समीकरण कहते हैं। और चर कितने होंगे, इसमें दो होंगे। दो चर कौन कौन से, एक्स और वाई हो सकते हैं, पी और क्यू हो सकता है, आर और एस हो सकता है, कोई भी दो दो चर वाले समीकरण होंगे। इसका मानक रूप आपको याद रखना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1, ये एक पहली समीकरण हो जाएगी। युग्म है तो एक और जोड़ा बनेगा इसमें, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दूसरी समीकरण है। इनका आपको मानक रूप याद रख लेना है दोनों समीकरण का, काफ़ी आगे हेल्पफुल रहेगी। फिर इन दोनों समीकरण को हल करने का, हल का मतलब इनके x और y के मान ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो हमारे पास में इनको हल करने की टोटल दो प्रकार की विधियाँ हैं। एक तो कहते हैं हम आलेखीय विधि और एक है बीजगणितीय विधि। आलेखीय विधि को हम और क्या कहते हैं, तो इसको ग्राफी विधि कहते हैं। इसमें हम ग्राफ बना के इसमें x और y का मान ज्ञात करते हैं। और दूसरी है बीजगणितीय विधि, जिसमें आपके तीन विधियाँ प्रमुख हैं। एक है प्रतिस्थापन विधि, एक विलोपन विधि है और एक है वज्रगुणन विधि। तो हमारे सिलेबस से ये वज्रगुणन विधि को हटा दिया है। आपके सिलेबस में एक तो प्रतिस्थापन है और एक आपके विलोपन है। तो इन दोनों का नाम आपको याद रखना है और उसके अलावा इनको हल करने का तरीका भी आपको आना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आई ये विधियाँ तो आप कमेंट करके बता देना, उसका वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगा। तो ये इसको विधि को याद रखना है, प्रतिस्थापन, विलोपन और एक वज्रगुणन विधि भी होती है। इन चारों विधियों के माध्यम से हम किसी भी समीकरण के एक्स और वाई का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि रैखिक समीकरण का हल क्या होता है। तो चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट कर दे, रैखिक समीकरण का हल कहलाता है। जैसे समीकरण है अपने पास में रैखिक समीकरण x प्लस वाई बराबर 4, यहाँ पर आपको x और y के ऐसे मान लिखने जिनको जोड़ने पे कितने आ जाएँ, 4 आ जाएँ। तो ये कितने होंगे, x बराबर 3 भी लिख सकते हैं, x बराबर 1 लिखेंगे तो इसका उत्तर 4 आ जाएगा। देखो 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ऐसे हम 2 और 2 भी ले सकते हैं, ऐसे हम 1 और 3 भी ले सकते हैं, ऐसे हम 0 और 4 भी ले सकते हैं, ऐसे हम 4 और 0 भी ले सकते हैं। तो रैखिक समीकरण के कितने हल प्राप्त होते हैं, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होती है उसके अनेक हल प्राप्त होते हैं, अनंत हल प्राप्त होते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं, क्योंकि ऐसी अनंत संख्या जिनको जोड़ने पे 4 आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको लिख लेना है। फिर आपके संगत युग्म और असंगत युग्म। असंगत युग्म क्या होता है कि एक ऐसा रैखिक समीकरण युग्म जिसका जो कोई हल नहीं होता है, जिसका हल नहीं होता है उसको हम असंगत कहते हैं। जिसमें आपकी जो समांतर रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं, ये समांतर रेखाओं के जो समीकरण होते हैं इनका कोई हल प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी काटेगी नहीं और उनका कोई हल प्राप्त होगा ही नहीं। संगत युग्म क्या होता है, ऐसा समीकरण रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई न कोई हल होता है, वो चाहे एक हो या अनेक हो। तो फिर इसका अगला समीकरण अपना रैखिक समीकरण युग्म। इसको ग्राफ में जब हम बनाएंगे तो तीन टाइप के ग्राफ आपके बन सकते हैं। कौन कौन से ग्राफ बनेंगे, ये एक टाइप का तो ये ग्राफ है आपके, जिसको हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। सेकंड टाइप का ये ग्राफ है जिसको हम समांतर रेखा कहते हैं। और थर्ड टाइप में आपकी एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर जाती है जिसको हम समपाती रेखा कहते हैं। ये तीन टाइप के ग्राफ बनते हैं और तीनों लाइनों को आपको याद रखना है। ये प्रतिच्छेदी काटती है तो प्रतिच्छेद करती है, ये नहीं काटती तो समांतर रेखा है ये, और ये एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर गुजर जाती है, इसको हम समपाती रेखा कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा एक बार काटती है तो उसका एक हल प्राप्त होता है जिसको हम अद्वितीय हल कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं इसको। समांतर रेखा एक भी बार नहीं काटती तो उसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा, काटेगी नहीं लाइन तो उसमें हल भी प्राप्त नहीं होगा। और समपाती रेखा अनेक बार काटती है तो उसके अनेक हल प्राप्त होते हैं। फिर इनको आपको इनकी जो शर्त है अद्वितीय हल होने का या प्रतिच्छेदी रेखाओं का जो शर्त है वो आपको याद रखनी है। इनके अनुपात निकालने, ये आपकी a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि a1/a2 करेंगे, b1/b2 करेंगे, यहाँ पे b2 है b1/b2, तो ये b1/b2 करेंगे तो इनका अनुपात अगर बराबर नहीं आता है, किसी का भी अनुपात बराबर नहीं आता है तो ये आपके अद्वितीय हल होगा। रेखाएं कैसी बनेगी, वो प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगी। और पहला और दूसरा बराबर है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है, लेकिन तीसरा c1/c2 बराबर नहीं है, तो आपकी ये समांतर रेखा होगी। और तीनों ही बराबर आ जाएं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो फिर आपके अनेक हल प्राप्त होंगे, समपाती रेखाएं होगी। और जिसका कोई हल प्राप्त नहीं होता है वो असंगत होता है, बाकी जिसका हल होता है चाहे वो एक हो या अनेक उसको हम संगत हल कहते हैं। तो ये संगत है, अद्वितीय हल भी संगत है, अनेक हल भी संगत है, लेकिन कोई हल नहीं, आपकी समांतर रेखाएं असंगत युग्म कहलाता है। ये निकाय आपके असंगत होता है। तो ये कि आपके इस वाली सारणी में ये दे रखा है, जब दो समीकरणों में
आपको दे रखी दो समीकरण, इनका अनुपात निकाल रखा है। a1/a2 1/3, b1/b2 माइनस का 2/4 और c1/c2 0/-20। इसको हम यहाँ पे देखेंगे तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसमें कोई बराबर नहीं है। तो रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं होगी। कितने हल प्राप्त होंगे? केवल एक हल प्राप्त होगा, जिसको हम अद्वितीय हल कहते हैं। फिर दूसरा वाला है ये 2/4, 3/6, 9/18। इसमें देखो तीनों ही बराबर है। 2/4 का उत्तर कितना आएगा? 1/2। 3/6 का उत्तर 1/2। 9/18 का उत्तर माइनस के माइनस कट जाएगा तो 1/2। सभी के उत्तर 1/2, 1/2 और 1/2, मतलब तीनों ही क्या है? बराबर हैं। a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। रेखाएं कैसी होगी? समपाती रेखाएं होंगी, जो कितनी बार काटेगी? उसको अनेक बार काटेगी। अनेक बार काटेगी तो उसके हल भी कितने होंगे? अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। तीसरी कंडीशन है जिसमें आपके a1/a2 b1/b2 ये दोनों बराबर हैं 1/2, और इस 2/4 का भी मतलब कितना होता है? 1/2, और ये 4/12 का मतलब हो जाएगा आपके 1/3। इसमें पहला और दूसरा तो बराबर है 1/2 और 1/2, लेकिन ये तीसरा बराबर नहीं है, 1/3 है ये। तो फिर ये समांतर रेखाएं होती हैं, और समांतर रेखाएं एक भी बार नहीं काटती हैं, तो उसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी प्रश्नावली है 4, चौथी प्रश्नावली, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इस बार आपके इस प्रश्नावली से एक ही सवाल आएगा और वो भी 4 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें हो सकता है टुकड़े में 2-2 क्वेश्चन दे दें, तो 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें टुकड़े में। जो लास्ट में भाग होगा डी सेक्शन, उसमें आपके एक 4 नंबर का क्वेश्चन इस पार्ट से बनेगा। तो द्विघात समीकरण का आपको मानक रूप याद होना चाहिए। इसकी घात कितनी होती है? 2 होती है, तो इसके हल भी कितने होंगे? 2 ही होंगे। तो द्विघात समीकरण की अधिकतम कितने हल हो सकते हैं? 2 हल हो सकते हैं। इसका मानक रूप याद रखना है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और द्विघात समीकरण के जो हल होते हैं, मान होते हैं या मूल होते हैं, वो अधिकतम कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो ये 2 आपको याद रखना है। फिर हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं। तो द्विघात समीकरण ax² प्लस bx² प्लस c बराबर 0, इसके 2 मूल प्राप्त होते हैं अल्फा और बीटा, जिनकी जो प्रकृति है वो विविक्तिकर, ये विविक्तिकर जिसको हम विवेचक भी कहते हैं, इस विवेचक से आपको इसको याद रखना है। विविक्तिकर से जांची जाती हैं, और इसको आप अच्छी प्रकार से याद कर लेना। b² माइनस 4ac, ये d होता है, इसको विवेचक भी कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है इसको, और इसको आपको अच्छे से याद रख लेना है। इसके मान पर निर्भर करेगा कि इसके मूल कैसे होंगे। मान लो इसका मान है जो 3 टाइप का हो सकता है, या तो 0 से छोटा होगा, या 0 के बराबर होगा, या फिर 0 से बड़ा होगा। मान लो इसका मान 0 से बड़ा है, प्लस में संख्या आ जाए, तो फिर इसके मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे और असमान होंगे। लेकिन इसके जो मूल है वो कैसे आ जाए? d बराबर ये b² माइनस 4ac, ये 0 के बराबर आ जाए, मतलब इस विविक्तिकर का जो मान है वो 0 के बराबर आ जाए, तो इसके मूल कैसे होंगे? वास्तविक और बराबर होंगे, समान होंगे। अगर इसके जो d का मान है b² माइनस 4ac, इसका मान 0 से छोटा आ जाए, माइनस में आ जाए, तो फिर इसके मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे, वो वास्तविक नहीं होंगे। द्विघात समीकरण को हल करने की अपने पास में कौन कौन सी विधियाँ हैं वो देख लेते हैं। एक तो गुणनखंड बनाने की विधि है, गुणनखंड विधि के द्वारा कर सकते हैं। एक पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है। एक द्विघाती सूत्र है जिसको हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला। और ये दूसरी वाली जो विधि है, बीच वाली विधि, वो अपने सिलेबस से हट गई है, इसको आप याद नहीं करनी है। तो गुणनखंड विधि से हम हल कर सकते हैं, और एक द्विघाती सूत्र श्रीधराचार्य विधि से इसको हल कर सकते हैं। ये x का जो मान हम ज्ञात करते हैं वो इस सूत्र के द्वारा ज्ञात करते हैं। x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में कितना है? 2 है, बट्टे में कितना है? 2 है। आपको याद रखना है ये केवल आपकी 2 कंडीशन है, जब b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो या फिर 0 से बड़ा हो, उसी के लिए हम ये वाला सूत्र लगा के हल कर सकते हैं। अगर इसमें आपके b² माइनस 4ac का मान ये 0 से छोटा आया, माइनस में या अंडर में, तो फिर वो काल्पनिक संख्या हो जाती है। फिर आपके 5वें प्रश्नावली है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होती है? इसमें जो एक एक संख्या का जो फिक्स बीच में अंतर होता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 2 का अंतर है, इसको समान अंतर, इस श्रेणी बन गई तो समांतर श्रेणी कहलाती है। 10, 7, 4, 1, तो ये इसमें अंतर बराबर है, 3 का अंतर गैप है, तो ये आपके समांतर श्रेणी है। श्रेणी का जो प्रत्येक पद होता है, संख्या होती है, इसको पद कहा जाता है, टर्म कहते हैं। जैसे ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये nवां पद है। तो प्रथम पद क्या होता है? पहला पद a होता है, इसको a1 से लिखते हैं, जिससे इस समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद 1 हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके इसमें से बनेगा 1-1 नंबर का। सार अंतर क्या होता है? 2 पदों के बीच का अंतर, शुरू के 2 नंबर है उसकी में कितना का अंतर है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। तो यहाँ पे हम 4 में से 1 को घटाएंगे, 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो इसका सार अंतर कितना आएगा? यहाँ पे
3 है, इसका सारांतर 3। नेक्स्ट है फिर आपके पदों की संख्या। इसमें कितने पद है, तो इसमें n पद है, तो इसमें पदों की संख्या n हो जाएगी। an क्या है, तो ये nवा पद है, nवा पद इसमें an कहलाता है। लास्ट वाला जो पद होता है वो an nवा पद कहलाता है। तो nवा पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, nवा पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको आप अच्छी प्रकार से याद कर लेना। फिर आपके किसी समांतर श्रेणी का अगला पद ज्ञात करना हो, ठीक है, जैसे ये हो जाएगा अगला पद ज्ञात करना हो, तो an बराबर ये हो जाएगा an माइनस 1 प्लस डी, n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर ये n क्या है, यहाँ जो भी पद होगा, जैसे यहाँ पे 5वां पद है तो n बराबर 5 लिखेंगे, a5 उसमें से 1 कम करेंगे तो हम चौथे पद में d को जोड़ेंगे। बस ये इसका सूत्र होता है। AP का मानक रूप क्या होता है, तो AP का मानक रूप होता है a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, ये इसका मानक रूप होता है। परिमित समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, नाम से पता चल रहा है, जिसमें पदों की संख्या वो सीमित है, गिना जा सकता है, लिमिटेड है। इनका हम अंतिम पद होता है, परिमित समांतर श्रेणी का अंतिम पद होता है, उसको हम गिन सकते हैं, पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, तो उसको हम परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। अपरिमित समांतर श्रेणी क्या होती है, जिसमें पदों की संख्या नहीं होती, गिनी नहीं जा सकती है, अंतिम पद हमें नहीं पता है कितना है, तो वो अपरिमित समांतर श्रेणी कहलाती हैं। फिर आपके n पदों का योगफल, इसके 2 सूत्र याद रखना है। समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल, जब हमें n का मान दे रखा हो और n का मान दे रखा हो और इसमें आपको पहला पद दे रखा हो और d दे रखा हो, तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे। ये कौन सा है, Sn बराबर n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला सूत्र लगाएंगे जब a, n और d दे रखा हो। लेकिन जब हमें n का मान दे रखा हो, पहला पद दे रखा हो और अंतिम पद दे रखा हो और d का मान हमें नहीं पता हो, तो फिर ये वाला सूत्र लगा के भी हम योगफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला सूत्र लगा के भी इसमें योगफल ज्ञात कर सकते हैं। दोनों सूत्र हैं, दोनों को आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। अगली प्रश्नावली है 6ठी, जिसका नाम है आपके त्रिभुज। त्रिभुज में आपको थेल्स प्रमेय वाली और एक आपके 6.1 के जो रिक्त स्थान है वो अच्छे से तैयार कर लेना है। क्या करना है इसमें आपके, त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। त्रिभुज भुजाओं के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर, ये मतलब इसका जो वर्गीकरण हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक तो भुजा के आधार पर और एक कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। जिसमें जितनी भुजाएं बराबर होती है उसको उसी का नाम दे देते हैं। तीनों भुजाएं बराबर तो समबाहु त्रिभुज है, 2 भुजा बराबर तो समद्विबाहु त्रिभुज है, और तीनों ही भुजाएं अलग अलग है तो विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। कोण के आधार पे जिसके सारे के सारे कोण 90 डिग्री से कम हो उसको न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसको हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा का होता है उसको हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। फिर आता है समरूप आकृतियाँ। समरूप आकृतियाँ होती क्या हैं, सिमिलर फिगर क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं कि 2 आकृतियाँ समरूप कही जाती हैं। 2 आकृतियाँ समरूप होती हैं अगर उनका आकार, जिसको हम शेप कहते हैं, बराबर हो और उनका जो साइज़ है वो बराबर नहीं है। यानी कि 2 आकृतियाँ समरूप कही जाएगी अगर उनका आकार तो सेम है, मतलब साइज़ तो ये शेप तो सेम है लेकिन साइज़ बराबर नहीं है, उनको हम क्या कहेंगे, समरूप आकृतियाँ कहेंगे। जैसे सारे के सारे जो व्रत होते हैं वो समरूप आकृतियाँ होती हैं, ये याद रखना नाम व्रत। व्रत समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं, सारे के सारे वर्ग भी समरूप होते हैं। तो सभी व्रत, सभी समबाहु त्रिभुज और सभी वर्ग आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। फिर आपको समरूप आकृतियों के नाम आपको याद रखने हैं कि एक व्रत, वर्ग और समबाहु त्रिभुज। एक होता है सर्वांग सम आकृतियाँ। सर्वांग सम आकृतियाँ क्या होती हैं, 2 आकृतियाँ सर्वांग सम होती हैं अगर उनका शेप, इनके आकार और उनका माप, साइज दोनों बराबर हो। तो एक ही त्रिज्या की जो 2 व्रत होते हैं वो सर्वांग सम होते हैं। यानी कि इस व्रत को उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कवर कर लेंगे, तो ये सर्वांग सम आकृति कहलाएगी। जैसे 10वीं क्लास की दोनों किताबें, गणित की दो विद्यार्थियों की 10वीं क्लास की किताब लेके एक के ऊपर दूसरी रखेंगे तो वो सर्वांग सम है, एक किताब दूसरी किताब के ऊपर कवर कर लेगी। 5-5 सेमी त्रिज्या, ये भुजा वाले 2 जो त्रिभुज हैं समबाहु त्रिभुज, वो भी आपके सर्वांग सम कहलाएंगे। ये बहुभुजों की समरूपता। समरूपता कब होती है, क्या होती है समरूपता, तो बहुभुजों की समरूपता में आपको याद रखना है जब भुजाओं की संख्या बराबर है, 2 बहुभुज में भुजाओं की संख्या बराबर में है तो वो आकृतियाँ समरूप कब कहलाएगी, जब उनके एक तो संगत कोण बराबर होगा, उनके जो संगत कोण है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। सेकंड, उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होगी, तो उनको हम क्या कहेंगे, समरूप आकृतियाँ कहेंगे। ये वाली आकृति देख लो, जैसे ये दोनों त्रिभुज हैं, ABC एक त्रिभुज है, PQR एक त्रिभुज है, और इसमें कोण A, कोण B और कोण C
मान दे रखा है 60, 70 और 50। इधर पी क्यू आर का मान भी 60, 70 और 50 है। तो इनके संगत कोण बराबर है। ए के बराबर में पी है, बी के बराबर में क्यू है और सी के बराबर में आर है। इसका मतलब ये ए बी सी के बराबर में क्या आएगा, पी क्यू आर आएगा। तो इसके संगत कोण कैसे हैं, बराबर है। संगत कोण बराबर है तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात भी ज्ञात करेंगे। ये ए बी है तो इधर क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, जैसे 2/4 है। ये बी सी है तो इधर क्यू आर हो जाएगा, 8/4 हो जाएगा। और ये ए सी है तो इधर पी आर हो जाएगा। सी है ये तो आर पी हो जाएगा। तो ये 6/3, ये भी 2/1 हो जाएगा। सभी के अनुपात बराबर है, 2/1, 2/1 और 2/1। इसका मतलब इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर है। ठीक है, अनुपात बराबर है तो ये फिर आकृति है वो कैसी हो जाएगी, समरूप कहलाएगी। त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। समान कोणिक त्रिभुज क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, दो ऐसे त्रिभुज जिनके संगत कोण बराबर हो समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। दो समान कोणिक त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात भी सदैव बराबर होता है। अगर दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं तो उनके जो संगत भुजा होगी उनका अनुपात भी बराबर होता है। फिर आपको एक 6.1 प्रमेय याद करनी है, थेल्स प्रमेय। 1 नंबर में ये इसका सवाल आएगा, उसको अच्छे से आपको कर लेना है। थेल्स प्रमेय क्या होती है, थेल्स प्रमेय ये है कि इसको आधारभूत अनुपातिक समानुपातिक प्रमेय भी कहते हैं, उसको थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। तो 6.1 प्रमेय आपके, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटने वाली एक रेखा खींची जाए तो अन्य दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये एक त्रिभुज है ए बी और सी। इसमें हम क्या करेंगे, इसकी जो बी सी भुजा है इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे डी ई। तो ये क्या करेगी, डी ई रेखा इस ए बी और एस सी रेखा को दो बराबर अनुपात में बांटेगी, दोनों भुजाओं को बराबर भाग में बांट देगी। तो ये ए डी और डी बी, ये जो अनुपात आएगा वो ए ई और ई सी के बराबर आएगा। तो ये आपको याद रखना है, यदि डी समांतर है बी सी के तो ये क्या हो जाएगा, ए डी बटे डी बी बराबर में क्या आएगा, ए ई बटे ई सी आएगा। इसका विलोम भी आपको याद करना है कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को दो बराबर अनुपात में काटती हैं तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती हैं। ये अनुपात अगर एक ही है, ए डी बटा डी बी और ए ई बटे ई सी, तो ये जो तीसरी भुजा है, ये बीच की जो भुजा है वो तीसरी भुजा की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। बस ये दोनों आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ए डी बटे डी बी है बराबर में ए ई बटे ई सी है, तो आपकी डी समांतर होगा बी सी के। यह आपकी छठी प्रश्नावली। सातवीं प्रश्नावली देख लेते हैं। सातवीं प्रश्नावली जिसका नाम है आपकी निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में आपको क्या करना है, एक तो आपको ये निर्देश तंत्र को याद करना है। निर्देश तंत्र में आपको ये दो लाइनें खींचनी है, एक तो आड़ी लाइन जिसको हम एक्स अक्ष कहते हैं, आड़ी लाइन को क्या कहा जाता है, एक्स अक्ष कहा जाता है, और इसको क्षैतिज रेखा भी कहा जाता है। और एक खड़ी लाइन खींचनी है जिसको वाई अक्ष कहते हैं, और इस वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर रेखा कहा जाता है। इसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, इसको वाई अक्ष कहते हैं, इसके मान को कोटि कहा जाता है, जबकि एक्स के मान को भुज कहा जाता है। एक्स अक्ष को भुज भी कहते हैं, एक्स निर्देशांक को भुज कहा जाता है। निर्देशांक ज्यामिति का जो जनक है वो कौन है, रेने दरकाते हैं, आपको याद रखना है ये। फिर आपको इसको बांट देना है, तो जहाँ पे दोनों लाइनें कटती हैं, आड़ी रेखा और ये ऊर्ध्वाधर रेखा दोनों कटती हैं, वहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। और यहाँ ये जो बिंदु होता है इसको मूल बिंदु कहा जाता है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0 होता है। अगर इसको हम इस प्रकार से काटेंगे जी 4 भागों में बढ़ जाएगा। तो ये वाला जो भाग है ये पहला चतुर्थांश कहलाता है, प्रथम चतुर्थांश से ये वाला भाग पूरा, ये वाला सेकंड चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, ये तीसरा चतुर्थांश है जिसको हम तृतीय चतुर्थांश कहते हैं, ये चौथा है जिसको हम चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। इसमें पहले वाले में एक्स और वाई दोनों प्लस के होते हैं, दूसरे वाले में एक्स माइनस का होता है और वाई प्लस का होता है, तीसरे वाले में एक्स और वाई दोनों माइनस के होते हैं, और चौथे वाले में एक्स प्लस का होता है और वाई माइनस का होता है। इस प्रकार से आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। एक और चीज़ ध्यान रखनी है, अगर x का मान 0 है तो वो y अक्ष पे होगा, और y का मान 0 है तो वो x अक्ष पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना है ये मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, याद ही रखना आपको, ये मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0, और किसी बिंदु P के निर्देशांक को लिखा जाता है x, y से। पहले हम x का मान लिखते हैं, फिर बाद में y का मान लिखा जाता है। ये x जो होता है उसको भुज कहते हैं और y के मान को कोटि कहा जाता है। अब आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र याद रखना है। दो बिंदु जैसे P x1 y1 है और दूसरा बिंदु है Q x2 y2, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी, तो पी क्यू बराबर क्या होगा, अंडर रूट पी क्यू, दूरी सूत्र है ये, पी क्यू अंडर रूट ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूरी का मान कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसको माइनस में है तो भी इसको प्लस में लिखेंगे। जैसे आपसे पूछ ले कि बिंदु, ये आपको एक बिंदु दे दे, बिंदु P -2,4, इसके आपको y एक्सिस से दूरी पूछे, तो y एक्सिस से दूरी पूछे तो आपको x का मान लिखना है, वो भी प्लस में।
x का मान कितना है -2, तो उसको हम प्लस में लिखेंगे 2। ऐसे आपको इसमें से ये वाली संख्या दे दें कि -3, -4, इसकी x अक्ष से दूरी है, तो x अक्ष से दूरी पूछे तो आपको y का मान लिखना है +4। दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है। एक अगला आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र है ये, मूल बिंदु 0,0 और एक बिंदु है P x, y, इसके बीच की दूरी सीधी क्या होती है, OP बराबर ये √x² + y²। ये IMP ये क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। फिर आपके आता है समकोण त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण हो, उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में जो प्रमेय लगती हैं वो पाइथागोरस प्रमेय लगती हैं, जिसको क्या कहा जाता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। और समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको क्या कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है। ये कोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसको लंब कहा जाता है, बची हुई भुजा को आधार कहा जाता है। तो 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, समकोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, उसको कर्ण कहते हैं। नेक्स्ट आपके, यदि P बिंदु इन दो बिंदुओं से समदूरस्थ हैं तो P के और A के बीच की दूरी उतनी ही होगी जितनी कि P और B के बीच में दूरी होगी, तो AP बराबर PB हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर आपके ये, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु P के निर्देशांक। अगर कोई बिंदु x अक्ष पे है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, तो वो x का मान तो होगा लेकिन y का मान क्या आएगा, इसमें 0 होगा। x अक्ष पर कोटि का मान क्या होता है, 0 होता है। कोटि मतलब y का मान 0 होता है। x अक्ष पर कोटि का मान 0 होता है और y अक्ष पर भुज का मान 0 होता है, क्योंकि y अक्ष पर y का तो कोई मान होगा लेकिन x का मान क्या होता है, 0 होता है। तो x अक्ष पर कोटि 0 होती है और y अक्ष पर भुज x निर्देशांक 0 होता है। अगर आपको इसमें बिंदु x, y की x अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है तो y का निर्देशांक लेंगे वो भी प्लस में, और बिंदु P x, y की y अक्ष से दूरी पूछे तो हम मिलेंगे इसमें x अक्ष से निर्देशांक वो भी प्लस में। x अक्ष से दूरी पूछे तो y का मान लिखना है प्लस में, और y अक्ष से दूरी पूछे तो आपको x का मान लिखना है प्लस में। दूरी हमेशा कैसे होती है, धनात्मक होती है, माइनस में कभी भी दूरी नहीं आती है। सेकंड नंबर पे आता है समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये एक त्रिभुज है ABC, इसकी AB भुजा AC के बराबर है, तो इसके दो कोण जो इसके आमने सामने के कोण होंगे वो भी बराबर होंगे। तो कोण B और कोण C भी क्या होंगे, बराबर होते हैं। दो भुजा बराबर है तो इसके दो कोण भी बराबर होंगे। फिर तीसरा है, अगला है आपके समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजाएं बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीनों भुजाएं बराबर है तो उसके तीनों कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तीनों कोणों की जो जोड़ है वो 180 डिग्री होती है, और तीनों भुजाएं बराबर तो तीनों कोण भी बराबर है, तो प्रत्येक कोण कितना का हो जाएगा, तो 3 का भाग दे देंगे। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का आता है, 60 डिग्री आता है। संरेखी बिंदु क्या होते हैं, ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हो संरेखी बिंदु कहलाते हैं। फिर हम बात करते हैं वर्ग की। तो वर्ग में क्या होता है, वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चारों भुजाएं बराबर होती है और चारों कोण भी बराबर होते हैं। चारों कोण कितने डिग्री के होते हैं, प्रत्येक कोण 90-90 डिग्री के होते हैं, समकोण होता है, लेकिन उसके जो विकर्ण हैं वो भी बराबर होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे काटते हैं। तो भुजाएं जो हैं वो चारों भुजाएं बराबर होगी, AB BC CD D ये चारों भुजाएं बराबर होगी, और उसके विकर्ण कितने होते हैं, इसमें 2 विकर्ण होते हैं, ये वाले इसमें 2 विकर्ण है, और इसकी विकर्ण की जो लंबाई है वो हमेशा बराबर होती है। विकर्ण इसको समद्विभाजित करते हैं, 2 बराबर भागों में बांटते हैं और 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो विकर्ण क्या होता है, सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। ये A और ये C ये सम्मुख शीर्ष हैं, इनको मिलाने वाला रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। समचतुर्भुज क्या होता है, तो ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों ओर भुजाएं बराबर हो लेकिन उसके विकर्ण बराबर नहीं है। विकर्ण बराबर नहीं है तो फिर इसके कोण भी बराबर नहीं होंगे, तो उसको हम कहेंगे हम समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन उसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, लेकिन विकर्ण जो होते हैं वो समद्विभाजित होता है, यानी कि OA बराबर OC होगा और OD बराबर OB होगा, ये 2 बराबर भाग में बांटते हैं। इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण AC और BD इनका गुणा करेंगे और इसको 2 से विभाजित कर देंगे। सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं लेकिन सभी समचतुर्भुज वर्ग नहीं होते हैं। आयत क्या होता है, तो आयत जिसकी सम्मुख भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और विकर्ण बराबर हो उसको हम आयत कहते हैं। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, समकोण होता है। तो नेक्स्ट इसमें आपके आ जाएगा, इसमें आयत ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, विकर्ण बराबर हो। तो भुजाएं कैसी हैं, इसमें आमने सामने की ये AB और ये CD दोनों बराबर हैं, तो AB बराबर CD हो जाएगा।
AD बराबर BC हो जाएगा। ये आमने सामने की भुजाएं बराबर है और इसके विकर्ण AC और BD ये भी बराबर है। तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों आमने सामने के बराबर है और विकर्ण भी बराबर, तो ये वाली आकृति क्या हो जाएगी, आयत हो जाएगी। जबकि समांतर चतुर्भुज में ऐसा नहीं होता है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं, लेकिन इसका जो विकर्ण है वो बराबर नहीं होता है। तो ये AC और BD दोनों का मान बराबर नहीं होता है, लेकिन इसका जो विकर्ण है वो समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब OA बराबर OC होगा और OD बराबर OB होगा। जो मध्य बिंदु AC का है वही मध्य बिंदु BD का आता है। इनका बीच का बिंदु होता है, तो ये दोनों सेम होते हैं, मध्य बिंदु दोनों के सेम ही होते हैं समांतर चतुर्भुज में। सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होते हैं। फिर आपको विभाजन सूत्र याद रखना है कि दो बिंदु हैं P(x1, y1), ये एक बिंदु है P(x, y), जो दो बिंदुओं A(x1, y1) और दूसरा बिंदु है x2, y2 B बिंदु, इनको m1 अनुपात m2 में किसी न किसी अनुपात में बांटता है, अंतर विभाजित करता है। तो बिंदु P के जो निर्देशांक हैं वो क्या होंगे, बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, तो ये बिंदु आपको दे रखे हैं AB और बीच में बिंदु है P जो इसको m1 अनुपात m2 में बांटता है। तो बिंदु P के निर्देशांक आपको याद रखना है P(x, y) बराबर m1 x2 प्लस m2 x1। पहले m1 आया तो वापस x1 नहीं आएगा, x2 आएगा, m2 आया तो फिर आपके x1 आएगा और बटे में क्या आएगा, m1 प्लस m2 आएगा। सेकंड वाले में x की जगह पे केवल y करना है, बाकी वो का वही है, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अगर m1 और m2 बराबर हो जाएं तो ये बिंदु बीच में आ जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा इसका, ठीक है। m1 और m2 बराबर आ जाए तो इसका मान क्या होगा, ये बिंदु P बीच में आ जाएगा, इनकी AP बराबर PB हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो ये मध्य बिंदु हो जाएगा और मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x, y बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2 हो जाएगा। समत्रिभाजित करने वाले बिंदु P Q के निर्देशांक ज्ञात करने, तो उसके लिए P और Q के आपको अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये 3 बराबर भागों में बांटेगा, तो उसके बीच में 2 बिंदु होंगे P और Q। तो P बिंदु इसको 1:2 में बांटेगा, अनुपात क्या आएगा, 1:2, और Q बिंदु के लिए अनुपात क्या होगा, m1 अनुपात m2 2:1 होगा। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि प्रश्नावली नंबर 8, यह है त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें क्या करना है, त्रिकोणमिति के परिचय में आपको इसके सूत्र वगैरह वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। त्रिकोणमिति जिसमें एक त्रिभुज की सभी भुजाओं और कोणों के बीच में संबंधों का अध्ययन करते हैं, इसको हम ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति कहा जाता है। अंग्रेजी शब्द है ट्रिग्नोमेट्री, इसकी व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है। ट्री जिसका मतलब होता है 3, गोन जिसका मतलब होता है भुजा, और मैट्रन जिसका मतलब होता है माप। 3 भुजा वाले आकृति के माप का अध्ययन करना ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत आता है। त्रिकोणमिति मुख्य रूप से कौन से त्रिभुज पर आधारित हो, समकोण त्रिभुज पर आधारित है। ये समकोण त्रिभुज पर आधारित हैं। कौन से त्रिभुज पर आधारित है, ये समकोण त्रिभुज पर आधारित हैं। तो समकोण त्रिभुज, इसमें कोण C का जो मान है वो 90 डिग्री से कम होता है। तो ये वाला जो कोण है वो 90 डिग्री से कम होगा। तो कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं और सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहा जाता है, जो कि 90 डिग्री के सामने होती है, और बची हुई भुजा को आधार कहा जाता है। तो कोण ये C न्यून होने पर इस प्रकार से हो जाएगा, इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा और ये वाला कर्ण होगा। लेकिन मान लो कोण हम ऊपर वाला ले लें, ये वाला, तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा। फिर तो कोण अगर A वाला ले रहे तो इसके सामने वाला ये लंब होगा, ये कर्ण वही रहेगा, आधार और लंब दोनों चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट है त्रिकोणमिति के अनुपात। ये एक आपके त्रिभुज है ABC, जिसमें आपके ये आधार हैं, ये लंब है और ये कर्ण है। तो यहाँ पर आपको थीटा C पे ले रहे हैं, ठीक है, ये C ले रहे हैं, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो ये होगा आपके साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ये साइन थीटा होता है। आधार बटे कर्ण कोस थीटा होता है और लंब बटे आधार टेन थीटा होता है। और इसका उल्टा आधार बटे लंब कोट थीटा होता है और कर्ण बटे आधार सेक थीटा होता है और कर्ण बटे लंब ये कोसेक होता है। ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी इस वाले टेबल से। इसको हम कहते हैं लाल कक्का। लाल कक्का LALKKA, लंब बटा कर्ण ये साइन थीटा होता है, कोस का होता है आधार बटे कर्ण, टेन का होता है लंब बटे आधार। इसका उल्टा कोट ये आधार बटे लंब होता है कोट, और सेक होता है कर्ण बटे आधार, और कोसेक होता है कर्ण बटे लंब। इसको आपको ये लाल कक्का की ट्रिक से याद कर लेना है। फिर आपको जिसके प्रतिलोम वो वाले सूत्र याद करने हैं कि साइन जो होता है वो 1/कोसेक होता है और कोसेक 1/साइन होता है। मतलब साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक, ऐसे क्रम से आपको याद रखना है।
और पहले वाला जो है वो लास्ट वाले का उल्टा होता है। पहले वाला लास्ट वाले का उल्टा होता है। साइन कोसेक का होता है और कोस सेक का होता है और टेन कोट का होता है। तो साइन का हो जाएगा कोसेक, कोस का हो जाएगा सेक और टेन का हो जाएगा कोट। ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कोसेक का साइन हो जाएगा 1 में, सेक का 1 कोस हो जाएगा और कोट का 1/10 हो जाएगा। इसके अलावा टेन और कोट को हम 2 सूत्रों में और लिखते हैं। टेन का भाग, इसमें साइन में अगर कोस का भाग देंगे तो वो टेन आएगा, तो टेन बराबर हम साइन बटा कोस भी लिखते हैं। इसका उल्टा कोट हो जाएगा, मतलब कोस ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा, तो कोट बराबर होता है आपके कोस बटा साइन। नेक्स्ट आपके साइन शब्द का जो सबसे पहले उल्लेख है, वो सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो अपना भारतीय गणितज्ञ हैं आर्यभट्ट। इन्होंने अपनी किताब आर्यभट्टियम में किया था। ये किताब का नाम आपको याद रखना है। साइन का सबसे पहला प्रयोग आर्यभट्ट ने किया था और ये आर्यभट्टियम नामक किताब ने के अंतर्गत किया गया था। ये वाली सारणी आपको अच्छे से याद कर लेनी है। ये कैसे तैयार करेंगे, तो आपको साइन का मान याद करना है। साइन का मान कैसे निकाला जाता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। साइन का मान आपको कैसे निकालना है, तो इसके लिए क्या करना, आपको 0 से लगाकर 4 तक गिनती लिखनी है। 0, 1, 2, 3 और 4। और साइन में मान कौन कौन से होंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये लिख लेना है। और फिर आपको साइन के मान निकाल लेना है। फिर इसमें क्या करना है, 4 का भाग देना है। सब में 4 का भाग देना है, सब में 4 का भाग देंगे और इसका मान निकाल लेंगे। तो 0, 1/4, 2/4 का मतलब 1/2, 3/4 और 4/4 का मतलब 1 हो जाएगा। अब फिर इन सब का अंडर रूट करना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, वर्गमूल निकालेंगे तो 0 का वर्गमूल 0 ही आएगा, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 होता है। 1 का वर्गमूल 1 होता है और 2 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते तो अंडर रूट 2 हो जाएगा। 3 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते तो 3 आएगा अंडर रूट में और 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा और 1 का वर्गमूल 1 आएगा। तो 0, 1/2, 1/√2, अंडर रूट 3/2 और 1, ये आपके साइन के मान होते हैं। 0, 1/2, 1/√2, अंडर रूट 3/2 और 1, ये आपके साइन के मान है। अब आपको कोस का मान नहीं याद करना है, इधर से लिखता हूँ, ये 1 इधर आ जाएगा, अंडर रूट 3/2 इधर आ जाएगा ये, और ये 1/2 वैसे यहीं आ जाएगा और इसका साइन का यहाँ आ जाएगा और 0 का 0 वापस यहाँ आ जाएगा। इसको उल्टा लिख लेंगे उधर से इधर, तो आपका कोस का मान हो जाएगा। टेन का मान कैसे याद करते हैं, तो टेन का मान याद करने के लिए हमारे पास में सूत्र है, टेन बराबर साइन बटे कोस, मतलब साइन के मान में कोस के मान का भाग देंगे। 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 आएगा, 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। 1/2 में भाग देना है अंडर रूट 3/2 का, तो इसको हम साइड में कर लेते हैं। 1/2 में भाग देना है अंडर रूट 3/2 का, इस भाग को बदलेंगे गुणा में, तो 1/2 इंटू ये 2 ऊपर चला जाएगा और अंडर रूट 3 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, उत्तर आएगा 1/√3, तो इसका उत्तर आएगा 1/√3। 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे तो उत्तर 1 आएगा, क्योंकि सेम संख्या में सेम संख्या का भाग देते हैं तो उत्तर 1 आता है। ऐसा करके देखोगे तो भी इसका उत्तर 1 ही आएगा। 1/√2 भाजक 1/√2, भाग को बदलेंगे गुणा में, तो ये अंडर रूट ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट जाएंगे और इसका उत्तर 1 में 1 का भाग 1 बार जाएगा, तो इसका उत्तर कितना आएगा आपके यहाँ पे 1 आ जाएगा। अंडर रूट 3/2, इसमें भाग देना है 1/2 का, 1/2 को गुणा में बदलेंगे तो ये 2/1 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और अंडर रूट 3 में 1 का भाग अंडर रूट 3 बार जाएगा, तो इसका उत्तर कितना आएगा आपके अंडर रूट 3 आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट आपके ये कि 1/0, 1 में 0 का भाग नहीं जाता है तो इसको हम अपरिभाषित कहते हैं। ये अनिर्धारित रूप होता है, इसको हम अपरिभाषित कहते हैं। अब हमारे पास में 10 का मान आ गया, इस 10 के मान से हम कोट का मान लिखेंगे, तो 10 के मान को उल्टा कर देंगे। ये आपके साल में थोड़ा क्रम चेंज है, तो 10 के मान को उल्टा करेंगे तो ये कोट का मान आ जाएगा, ये सारा कोट का मान है। ठीक है, और फिर आपको कोस से सेक का मान ज्ञात कर लेना है। कोस और सेक उल्टा होता है, तो कोस से हम सेक का मान ज्ञात कर लेंगे। कोस और सेक उल्टे होते तो 1 को बट्टे में लिखेंगे, 1 ही आएगा। ये अंडर रूट 3/2 को उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, और इसको हम बाकी सबको मिटा देते हैं। और ये आपके 1/√2 है, तो इसका उल्टा करेंगे तो 2/√1 हो जाएगा, 1/2 तो 2/1 हो जाएगा। 0/1 का मतलब ये 1/0 हो जाएगा, जो अपरिभाषित होगा। इसको उल्टा लिखेंगे तो ये आपके कोसेक में चला जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपको मान निकाल लेना है। सबसे पहले साइन का मान 0 से 4 तक गिनती, 4 का भाग देना है, अंडर रूट करना है और साइन के मान निकालना है। साइन के मान से कोस का निकालना है, और साइन में कोस का भाग देंगे तो 10 का आ जाएगा, 10 का उल्टा कोट हो जाएगा, कोस के मान का उल्टा करेंगे तो सेक हो जाएगा और सेक से हम कोसेक लिख लेंगे। ये अपना पूरी टेबल तैयार हो जाएगी। 0/1 का मतलब 0 होता है और 1/0 का मतलब अपरिभाषित रूप होता है, इसको हम अनंत कहते हैं। फिर आपको कुछ सर्व समीकरण हैं वो याद रखनी है। सर्व समीकरण जिसका उत्तर पहले से ही
निर्धारित होता है उसको हम सर्वसमीका कहते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है? 1 होता है। कब होगा? जब एक तरफ साइन एक तरफ कोस होगा, दोनों के ऊपर स्क्वायर होगा और थीटा का मान सेम होगा। जैसे साइन स्क्वायर 41 प्लस कोस स्क्वायर 41, इसका उत्तर हमेशा 1 आता है। कोण बराबर 41 41, थीटा का मान सेम है, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, इसका मतलब इसका उत्तर 1 आएगा। उल्टा भी दे दें कि कोस स्क्वायर 21 प्लस साइन स्क्वायर 21, तो भी इसका उत्तर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। ये आपकी पहली सर्वसमीका है। दूसरी सर्वसमीका 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर होता है। तीसरी सर्वसमीका टेन स्क्वायर प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये तीनों ही सर्वसमीकाएं आपको याद रखनी है। कुछ बीज गणितीय सर्वसमीकाएं वो आपको याद कर लेनी है। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस प्रश्नावली से 8 पॉइंट जो आपकी 4 प्रश्नावली, उससे 4 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। और उसमें भी आपको जो अंडर रूट वाला सवाल है, 1 माइनस साइन वाला, 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन वाला, एक तो ये वाला, और एक आपके अंडर रूट 1 प्लस कोस और ये आपके 1 माइनस कोस वाले। ये दोनों सवाल आपको रट के चले जाने हैं अच्छी प्रकार से, आपके 4 नंबर कंप्लीट पक्के हो जाएंगे। तो ये तो आपके एक तो पहला सवाल है ये, और एक ये 8.4 के ये 5वें का ये तो पहला सवाल है, और ये वाला छठा सवाल है। तो पहला और छठे दोनों रट के चले जाना, 4 नंबर ये कंप्लीट हो जाएंगे। ये सवाल अगर आपको सिद्ध करना नहीं आता है तो कमेंट करके बता देना, मैं वीडियो के माध्यम से आपको अलग से समझा दूंगा। अगली प्रश्नावली जिसका नाम है व्रत। व्रत क्या होता है? व्रत एक तल में स्थित एक स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह होता है। बिंदुओं का समूह होता है या बिंदुपथ होता है, इसको हम व्रत कहते हैं। स्थिर बिंदु व्रत का केंद्र कहलाता है, और समान दूरी जो होती है वो व्रत की त्रिज्या कहलाती हैं। ये व्रत की त्रिज्या है OP, जिसको हम R से लिखते हैं, और O इसका व्रत का केंद्र है। ठीक है, और ये पूरा जब आ जाए ये वाली लाइन, तो ये सबसे बड़ी जीवा होती है, और जीवा व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है वो व्यास कहलाती है। व्यास बराबर 2 इंटू त्रिज्या होता है, या फिर व्यास जो है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, यानी कि व्यास में 2 का भाग देंगे तो उसकी त्रिज्या आ जाएगी। 7 सेंटीमीटर है R का मान, त्रिज्या R 7 सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास कितना हो जाएगा? 2 इंटू त्रिज्या, यानी कि 2 इंटू 7 बराबर 14 हो जाएगा। व्यास अगर 14 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी आपकी, व्यास में 2 का भाग दे देंगे तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। दोनों तरीके से आपको सवाल होने चाहिए, कंप्लीट इसके आंसर आने चाहिए। फिर आपके अगला प्रश्न है छेदक रेखा। वह नाम से पता चल रहा है छेदक रेखा, छेद करके निकल जाती है रेखा व्रत में, तो वह रेखा जो व्रत को 2 अलग अलग बिंदुओं पर काटती हैं उसको छेदक रेखा कहते हैं। ये व्रत की छेदक रेखा है L। ये बिंदु व्रत को अलग अलग बिंदुओं पर काट रहे हैं A और B पे, इसलिए इसको हम छेदक रेखा कहेंगे। तो ऐसी रेखा जो व्रत को 2 अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, काटती हैं, इसको हम छेदक रेखा कहते हैं। कितने बिंदुओं पर काटती हैं? 2 बिंदुओं पर। जबकि एक ही बिंदु पर काटती है तो उसको हम स्पर्श रेखा कहते हैं। एक ही बिंदु पर अगर वो स्पर्श करके निकलेगी केवल एक बिंदु पर, तो उसको हम स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा और व्रत का जो उभयनिष्ठ बिंदु है उसको हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये कॉमन पॉइंट जो होते हैं इसको हम स्पर्श बिंदु कहा जाता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि ये जो व्रत हैं इसकी त्रिज्या और ये जो स्पर्श रेखा है ये दोनों आपस में लंबवत होती हैं, 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। और इस व्रत के व्यास के सिरों पर जब हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो जो है हमेशा समांतर होती हैं। नेक्स्ट है आपके प्रमेय नंबर 10.1। व्रत किसी किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या है वो क्या होती हैं? लंब होती हैं। तो ये तो हमने बात कर ली ऊपर। स्पर्श बिंदु पर लंब और त्रिज्या और जो अपने ये स्पर्श रेखा है वो लंबवत होती हैं। फिर आपके ये वाला बिंदु है कि व्रत के किसी एक बिंदु पर केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। व्रत के ऊपर एक बिंदु की बात करेंगे तो एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, और पूरे व्रत के ऊपर बात करें तो पूरे व्रत के ऊपर तो अनंत बिंदु है, इससे हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, क्योंकि एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। तो एक बिंदु से व्रत पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या, अगर ये बिंदु व्रत के अंदर है, यहाँ पर P बिंदु व्रत के अंदर है, तो कितनी स्पर्श रेखा? एक भी स्पर्श रेखा नहीं होगी, ये सारी छेदक रेखा बन जाएगी। तो व्रत के अंदर है तो स्पर्श रेखा की संख्या 0 है। एक क्वेश्चन यहाँ इस पेज से कंप्लीट आपके बनेगा। ये जब व्रत पर स्थित है तो इस बिंदु से P बिंदु से आपके व्रत की स्पर्श रेखाओं की संख्या 1 हो जाएगी। ये बिंदु व्रत के बाहर है तो इससे हम स्पर्श रेखाओं की जो संख्या है वो 2 हो जाएगी, और ये दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा बराबर होती है। ये PT1 बराबर PT2 होता है। ये प्रमेय नंबर 10.2 है।
ये आपके प्रमेय नंबर 10.2 है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। ये सवाल आपके 2 नंबर में पूछा जाएगा। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, और ये आपको सिद्ध करना आना चाहिए। मैंने आपके ये वीडियो बना रखा है, आप देख लेना। तो ये क्या होता है, Pt1 बराबर Pt2, इसकी लंबाइयाँ इसमें बराबर होती हैं। अगला 11वीं प्रश्नावली, जिसका नाम है आपके क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पहले हम देख लेते हैं त्रिज्यखंड होता है क्या है। तो त्रिज्यखंड किसी वृत्त की 2 त्रिज्याओं और इसके संगत चाप के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। ये इसकी 2 त्रिज्या हैं और ये इसका ये चाप है। इसके जो अंदर का जो ये क्षेत्र है, इसको हम त्रिज्यखंड कहते हैं। ये वाली आकृति जो दिखाई दे रही है, इसको हम त्रिज्यखंड कहते हैं। ये चाप है AB, और ये OA और OB इसकी त्रिज्या है। तो 2 त्रिज्याओं और इसके चाप के बीच का जो क्षेत्र है वो त्रिज्यखंड कहलाता है। दोनों जो त्रिज्या है वो थीटा कोण से दूर है। तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये वाला जो कोण है इसको हम AOB ये त्रिज्यखंड का कोण कहलाता है, और ये लघु त्रिज्यखंड कहलाता है। छोटा भाग है तो लघु त्रिज्यखंड है, और बचा हुआ जो बड़ा भाग है वो दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाता है। इस जब तक नाम नहीं ले तब तक आपको लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। तो लघु त्रिज्यखंड जिसमें कोण थीटा है और त्रिज्या r है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये इसका सूत्र होता है, याद रख लेना। चाप की लंबाई, ये AB की चाप की लंबाई, तो ये हो जाएगा आपका थीटा बटे 360 इंटू 2πr। ये चाप की लंबाई है। इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल याद करना हो, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो वो होता है आपके पाई आर स्क्वायर। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, जबकि वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr होती है। वृत्त की परिधि होती है 2πr। नेक्स्ट है फिर आपके इस पूरे मान लो आपको दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद करना है, तो क्या करेंगे, हम इसमें पूरे वृत्त का क्षेत्रफल याद करेंगे और इसमें से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा लेंगे, जो बचेगा हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आएगा। इसी प्रकार से वृत्तखंड को देख लेते हैं। वृत्तखंड क्या है, वृत्त की जीवा वृत्त को 2 भागों में बांटती हैं। छोटा भाग लघु वृत्तखंड और बड़ा भाग दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। जीवा क्या होती है, वृत्त के ऊपर 2 बिंदुओं को मिलाने वाला सीधा रेखाखंड जीवा कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। आपको क्या करना है, ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये वाला। तो ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपके पास में इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, ये वाली, और इसमें से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो ये आएगा संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको इसमें सूत्र याद रखना है। मैं सूत्र लिखवा देता हूँ इसका क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा आपके ये आएगा आपके थीटा बटे 360 माइनस थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। ये वाला सूत्र आपको याद रख लेना है, और साइन 120 का मान साइन 60 के मान के बराबर ही होता है, याद कर लेना। इससे आपको जो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। 12वीं प्रश्नावली, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें आपको घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोले इसके बारे में पढ़ना है। घन क्या होता है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो, इसकी ऐसी 3D आकृति को हम घन कहते हैं। ऐसी आकृति ये घन कहलाती हैं। तो घन के वर्गाकार फलक कितने होते हैं, वर्गाकार फलक होते हैं इसमें 6, 8 इसके कोने होते हैं और 12 इसके किनारे होते हैं, 4 इसमें विकर्ण होते हैं। विकर्ण की संख्या कितनी होती है इसमें, 4 होती हैं। इस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, क्योंकि इसमें 6 वर्ग होते हैं। 6 वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और जोड़ेंगे तो आपके पूरे घन का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर इसका पूरे आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये भुजा क्यूब इसका आयतन होता है। क्षेत्रफल की इकाई वर्ग इकाई होती है और आयतन की इकाई घन इकाई होती है। फिर आता है घनाभ। घनाभ में क्या होता है, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। जैसे ईंट आपके घनाभ है, तो इसमें आयताकार फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं, और शीर्ष कितने होते हैं, 8 होते हैं, और कोर या किनारे कितने होते हैं, 12 होते हैं, और विकर्ण की संख्या कितनी होती है, इसमें 4 होती हैं। L इसकी लंबाई है, B इसकी चौड़ाई और H इसकी ऊंचाई है। तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कोष्ठक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। इसका आयतन क्या होता है, घनाभ का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को गुणा कर लेते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो उत्तर आ जाएगा। बेलन क्या है अपना, बेलन एक आयताकार आकृति से इसको मोड़ के बनाई गई आकृति होती है। तो बेलन का जो आधार है वो कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। और इसमें कितने वृत्त होते हैं, 2 वृत्त होते हैं। एक इसका ढक्कन भी वृत्ताकार होता है और इसका पेंदा भी वृत्ताकार होता है। आधार की त्रिज्या को हम r से लिखते हैं और इसमें ऊंचाई को h से लिखते हैं। ये इसके आधार की त्रिज्या है r और ये इसकी सीधी ऊंचाई है h।
तो सबसे पहले हम बेलन के आधार का क्षेत्रफल देख लेते हैं। आधार वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा आपके पाई आर स्क्वायर। और बेलन का जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है, वक्रपृष्ठीय का मतलब होता है ढक्कन और पेंदा शामिल नहीं है, आर पार है। जैसे रोड के नीचे जो पाइप होते हैं नाले, वो आपके वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल के रूप में होते हैं। तो ये होता है इसका 2 पाई आर एच होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर कोष्ठक एच प्लस आर होता है। जबकि बेलन का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु, इसमें आपके एक वृत्त होता है और ये ऐसी जो जोकर जैसी टोपी होती है, आइसक्रीम का कोन होता है, वो शंकु कहलाता है। ये इसकी सीधी ऊंचाई होती है एच, ये इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है एल, और ये इसकी आधार की त्रिज्या होती है आर। तो ये एक एओबी इसमें आपकी समकोण त्रिभुज होता है जिसमें तिर्यक लंबाई का सूत्र एल बराबर क्या होता है, इसको एल स्क्वायर बराबर भी लिखते हैं, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तिर्यक लंबाई एल बराबर इसका अंडर रूट लगा देंगे इधर, तो ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाता है। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसका ढक्कन शामिल नहीं है, आइसक्रीम का कोन जैसे या जोकर की टोपी, तो वो होता है पाई आर एल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर कोष्ठक एल प्लस आर। और शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर आपके क्षेत्रफल की इकाई वर्ग इकाई होती है और आयतन की इकाई घन इकाई होती है, याद रखना है ये। नेक्स्ट है, देखो बेलन का आयतन और शंकु के आयतन में क्या संबंध होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसमें 3 का भाग दे देते हैं तो वो शंकु का आयतन आ जाता है। तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। कितना होता है, 1/3 होता है। ये शब्द आपको याद रखना है कि शंकु का जो आयतन है वो बेलन के आयतन का कितना होता है, ये 1/3 होता है, 1/3 होता है। नेक्स्ट है गोले की आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये एक वृत्त होता है जिसमें आपको वृत्त को घुमाएंगे, चूड़ी को जब हम घुमाते हैं गोल बन जाती है, वो गोल जैसे बॉल जैसे आकृति बन जाती है, उसको हम गोला कहते हैं। तो जो आकृति जो त्रिज्या इस चूड़ी की होगी वही त्रिज्या इस गोले की हो जाएगी, तो आर इस गोले की त्रिज्या है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये 4 पाई आर स्क्वायर होता है और इसका आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है और आयतन में क्या होता है, घात 3 होती है। बस ये अंतर इसमें आपको ऐसे याद रखना है। बाकी 4 तो दोनों में आ रहे हैं, ये 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएंगे। अर्धगोला का मतलब क्या होता है, इस पूरे बॉल को जैसे काट दें इधर से तो ये आपके अर्धगोला बन जाएगा। तो अर्धगोले की त्रिज्या वही होगी जो पूरे आकृति की थी, तो इसकी त्रिज्या तो वही रहने वाली है, आर पहले जितनी थी उतनी आप वापस रहेगी। तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब उसमें ढक्कन शामिल नहीं है, तो क्या करेंगे, हम पूरे गोले का जो क्षेत्रफल है उसमें 2 का भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा आपके 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें इस ढक्कन को भी शामिल करेंगे, तो ढक्कन इसका वृत्ताकार है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर में 1 पाई आर स्क्वायर और जोड़ेंगे तो ये 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और ये पूरे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अर्धगोले का आयतन ज्ञात करना है तो पूरे गोले के आयतन में 2 का भाग दे देंगे, तो 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा, तो ये 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। बाकी पूरा वही का वही है। नेक्स्ट आपकी सांख्यिकी वाली प्रश्नावली है माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्य, माध्यिका और बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप होते हैं, माध्य, समांतर माध्य, माध्यक या माध्यिका और बहुलक। ठीक है, इसमें आपके ये 3 माप होते हैं, तीनों को आपको याद रखना है। ऐसा प्रश्न आएगा कि निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, तो इन 3 के अलावा और कोई चौथा नाम दिखे तो वो आपका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, माध्य, माध्यिका और बहुलक या उपरोक्त सभी, तो फिर उत्तर करेंगे उपरोक्त सभी। समांतर माध्य या औसत का सूत्र क्या होता है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, ये इसका सूत्र होता है। प्रत्यक्ष विधि से जब हम माध्य ज्ञात करते हैं तो इसका सूत्र होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। जब कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करते हैं तो ये एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये इसका सूत्र होता है। ये ए कल्पित माध्य होता है और डी यहाँ पे विचलन होता है। और ये माध्य ज्ञात करने की विधियाँ हैं, ये एक तो ये सूत्र है इसका, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। प्रत्यक्ष विधि वाला ये सूत्र है, कल्पित माध्य विधि का ये सूत्र है, और एक और विधि आपके पद विचलन या पग विचलन विधि, वो होती है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच। ये जो आपके एफ यू हैं वो इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके निकाला जाता है, इसको हम पद विचलन विधि कहते हैं। फिर आपके एक वर्ग दे रखा है जो 40 से 50 है। अब 40 से 50 एक वर्ग है, वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा इसका, एच हो जाएगा, वर्ग अंतराल एच हो जाएगा। एच का मतलब ये जो 40 है, इस 40 को कहा जाता है पहली को निम्न सीमा और 50 को कहते हैं ऊपरी सीमा। तो वर्ग अंतराल ज्ञात करने के लिए ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा को घटाएंगे,
तो h बराबर ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा हो जाएगा। तो ये इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 50 में से हम 40 को घटा देंगे, 50 माइनस 40 करेंगे तो वर्ग अंतराल कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। एक होता है वर्ग चिन्ह या फिर इसको कहते हैं मध्यमान। ये कैसे ज्ञात करते हैं, तो ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़ते हैं और इसमें 2 का भाग लगाते हैं। जैसे 40 और 50 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 40 + 50 और बटे में 2 करेंगे, दोनों की जोड़ 90 आएगी, 90 में 2 का भाग देंगे 45 आएगा। मध्यमान या वर्ग चिन्ह का मतलब इन दोनों के बीच की संख्या, इन दोनों के बीच की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे हम इसमें, दोनों के बीच की संख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें बहुलक वाला। बहुलक क्या है, वह चर जिसकी सबसे अधिक बारंबारता होती है उसको हम बहुलक कहते हैं। जो सबसे ज़्यादा बार आता है वो बहुलक कहलाता है। बहुलक वर्ग, ऐसा वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो उसको बहुलक वर्ग कहते हैं। और उसी बहुलक वर्ग के आधार पर हम ये बहुलक का जो सूत्र है वो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक ज्ञात करते समय लगाते हैं। ये होता है बहुलक z बराबर L + f1 - f0 बटे 2f1 - f0 - f2 इंटू h। ये क्या क्या होते हैं, L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है, f1 बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है, f0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, f2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, h इसमें वर्ग अंतराल होता है। और ये आपके 4 नंबर का जो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा ये। तो 15 नंबर की प्रश्नावली, इसको अच्छे से आपको तैयार कर लेनी। माध्यिका क्या होती है, माध्यिका मान या बीच की संख्या को माध्यिका कहते हैं। इसको माध्यिका को करने से पहले इस सवाल में आपको ध्यान रखना है, संख्या को आरोही अवरोही क्रम में लिखा जाता है, घटते क्रम। तो इसमें जब भी ये माध्यिका ज्ञात करेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आरोही अवरोही क्रम में लिखेंगे। और जब संख्या विषम होगी तो इसके लिए ये वाला सूत्र लगाना है आपको। जब संख्याएं विषम संख्या में दे रखी हो, जैसे आपके 1 2 3, ये 3 नंबर है, ये विषम संख्या है, तो इसके लिए ये सूत्र लगेगा। और इसमें एक और आ जाए 4, तो ये 4 नंबर आपके सम संख्या हो गई, तो फिर इसके लिए ये वाला सूत्र काम में लेंगे। तो माध्यिका जब विषम है संख्या तो m बराबर ये हो जाएगा n + 2 बटे n + 1 बटे 2वां पद का मान लिखेंगे। और जब सम संख्या है तो ये वाला सूत्र काम में लेंगे, n बटा 2वां पद प्लस n बटा 2 प्लस 1वां पद और बटे में 2। ये सूत्र याद नहीं हो तो जो संख्या दे रखी है उसका आधा कर लो और उसका अगला पद दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, आपकी माध्यिका आ जाएगी। फिर आपको माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या निकाला जाता है, संचय बारंबारता निकाली जाती है। संचय बारंबारता सारणी बनाई जाती है और संचय बारंबारता जो वक्र होता है उसको त्वरण कहा जाता है, ये याद रखना है। फिर आपको ये वाली लिख लेनी है, माध्यक वर्ग निकालेंगे और माध्यक वर्ग के बाद में माध्यक m बराबर L + n/2 - CF अपन में F और इंटू में H, ये माध्यक ज्ञात करने का सूत्र होता है। L क्या होता है, ये L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है। N क्या होता है, N बारंबारताओं का योग होता है जिसको हम सिग्मा F से लिखते हैं। सिग्मा F या फिर N ये दोनों एक ही होते हैं। फिर इसको n/2 करके हम ये माध्यक वर्ग निकालते हैं। CF क्या होता है, CF ये माध्यक वर्ग से ठीक पहले की वर्ग की संचय बारंबारता CF होती है। ये F क्या होता है, जो माध्यक वर्ग होता है उसका बारंबारता लिखी जाती है। H क्या होता है, H इसका वर्ग अंतराल होता है। फिर आपके माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध याद रखना है। माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध क्या संबंध होता है, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। एक तो ये संबंध होता है इसमें, एक तो आपको ये संबंध किताब में दे रखा है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, या फिर आप इसमें बहुलक को अलग कर लो और 2 माध्य को इधर ले आओ 3 माध्य की तरफ, तो ये हो जाएगा बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। कैसे याद करेंगे, बहुलक बराबर 3 माध्यक और माइनस 2 माध्य। तो देखो माध्यक में 3 अक्षर है तो 3 गुणा में कर लो, माध्य में 2 अक्षर है तो 2 गुणा में कर लो, ऐसे आप याद कर सकते हैं इसको। तो बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य से इसको हल कर सकते हैं। फिर आपकी अगली प्रश्नावली आती है प्रायिकता। प्रायिकता प्रश्नावली आपके ये कितने नंबर की है, 4 नंबर की प्रश्नावली, आसान प्रश्नावली है। तो प्रायिकता का एक तो आपको सूत्र याद होना चाहिए, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। हमेशा आपको ये सूत्र जबान पे होना चाहिए। तो प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। किसी भी घटना के होने की प्रायिकता और उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता की जो जोड़ होती है वो हमेशा एक आती हैं। ये होने की प्रायिकता है और ये उस घटना की नहीं होने की प्रायिकता है। तो किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की जो प्रायिकता है उनका योग कितना होता है, उनका योग हमेशा 1 होता है। फिर आपको प्रायिकता की सीमाओं को ध्यान रखना है। प्रायिकता का मान कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा और 1 से बड़ा नहीं होगा। प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। कम से कम 0 होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 1 होगा।
या प्रायिकता का मान 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा होगा, या फिर 1 से छोटा होगा, या फिर 1 के बराबर भी हो सकता है। फिर आता है निश्चित घटना की प्रायिकता। निश्चित घटना क्या होती है? वह घटना जिसका घटित होना पहले से निश्चित हो, उसको हम निश्चित घटना कहते हैं। उसकी प्रायिकता कितनी होती है? हमेशा 1 होती है। आपको ये याद रखना है कि निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो 1 होती है। निश्चित घटना कौन सी होती है? जैसे मान लो आपकी जेब में 10-10 के 2 नोट हैं। अब आप अपने दोस्त को कह रहे हो कि मैं जो भी नोट निकालूंगा अपने जेब में बिना देखें, वो नोट है जो 10 का ही नोट निकलेगा, क्योंकि उसका रिजल्ट आपको पहले से ही पता है कि आपकी जेब में 2 ही नोट है और दोनों 10-10 के हैं, तो उसका रिजल्ट आपको पहले से ही पता है, तो उसको हम निश्चित घटना कहते हैं। इसका एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लो एक बैग में 2 तरह की गेंद है, 2 लाल कलर की गेंद है और 3 है जो इसमें नीले रंग की गेंद है। अब जैसे मान लो इसमें सारी नीले कलर की गेंद है, ठीक है। अब इस बैग में सारे नीले कलर की गेंद है और आप कह रहे हैं कि मैं इस थैले में बिना जाके जो गेंद निकालूंगा वो नीले कलर की निकलेगी, तो है ही सारे नीले कलर की, तो उसमें गेंदें भी नीले कलर की ही निकलेगी। इसका मतलब इसका रिजल्ट पहले से ही पता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? निश्चित घटना कहेंगे। इसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है। असंभव घटना, वह घटना जिसका घटित होना असंभव हो, उसको हम असंभव घटना कहते हैं। इसकी प्रायिकता कितनी होती है? 0 होती है। अनुकूल परिणाम इसमें 0 होते हैं और कुल परिणाम आपकी जो दे रखे होंगे वो लिख लेंगे, लेकिन अनुकूल परिणाम इसमें 0 होते हैं, तो 0 बटा जो संख्या लिखेंगे उसका उत्तर 0 ही आता है। जैसे आपके जेब में जो 2 नोट है 10-10 के, और अब आपसे आपका दोस्त कह रहा है कि तू अपनी जेब से जो 20 रुपये का नोट निकाल। रुपये ज़रूर 20 हैं, लेकिन नोट 20 की नहीं है, तो निकल नहीं सकती, क्योंकि दोनों नोट 10-10 के। तो जो घटना संभव ही नहीं है उसको हम असंभव घटना कहते हैं। जैसे वो सबसे नीले कलर की जैसे इस बैग में सभी नीले कलर की गेंद पड़ी है, अब हम उसको कह रहे तू इसमें से लाल कलर की गेंद निकाल, नहीं निकल सकती, ये असंभव घटना है, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। फिर सिक्के के बारे में देख लेना आपको। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल। हेड को एच से लिखते हैं, टेल को टी से लिखते हैं। हेड को हिंदी में चित कहा जाता है और टेल को हिंदी में पट कहा जाता है। एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो उसके 2 रिजल्ट मिलेंगे, हेड और टेल। 2 बार उछालने पर, या एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, या 2 सिक्के एक साथ उछालने पर 4 परिणाम मिलेंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, या फिर टेल टेल। दोनों बार चित टीटी, दोनों बार पट, ठीक है। इसमें आपको जो रिजल्ट है वो याद रखना है। 3 बार सिक्के को उछालेंगे तो उसके 8 रिजल्ट प्राप्त होंगे। फिर आता है पासा। पासा एक घनाकार आकृति होती है जिसके 6 फलक होते हैं। आपने खूब देखा होगा, आपने ये गेम खूब खेला भी होगा। जब लूडो खेलते हैं तब ये वाला पासा हम काम में लेते हैं, या सांप सीढ़ी खेलते हैं तो उसमें गोटियाँ आती हैं, वो भी आपकी इसी प्रकार की होती हैं। तो पासे पर 1 से लगाकर 6 तक की गिनती या फिर चिन्ह होते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये नंबर होते हैं उसमें, या फिर ऐसे इसमें बिंदु होते हैं। इसमें से जो क्वेश्चन बनेंगे वो ऐसे बनेंगे: सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, 2 के गुणज, 3 के गुणज। तो सम संख्या कौन सी होती है? जिसमें 2 का भाग जाता है, 2, 4 और 6। अनुकूल परिणाम 3 बटा कुल परिणाम 6, उत्तर आएगा 1/2। इसके उत्तर फिक्स होते हैं। विषम संख्या 1, 3, 5, अनुकूल परिणाम 3, कुल परिणाम 6, उत्तर आएगा 1/2। अभाज्य संख्या 2, 3 और 5, अनुकूल परिणाम 3, कुल परिणाम 6, उत्तर आएगा 1/2। और फिर आएगा आपके 2 के गुणज, 2, 4, 6, अनुकूल परिणाम 3, कुल परिणाम 6, इसका उत्तर भी 1/2। 3 के गुणज कौन कौन से? 3 और 6 हैं। फिर आपके 3 से बड़ा अंक, 3 से बड़ा अंक में 3 को नहीं गिनना है, 4, 5 और 6 को लेना है। 3 या 3 से बड़ा अंक, इसमें आपको 3 को भी गिनना है, 3, 4, 5 और 6। 3 से छोटा अंक, इसमें 3 को नहीं गिनना है, 1 और 2 आ जाएगा। 3 या 3 से छोटा, इसमें 3 को भी गिनना है, 1, 2 और 3। एक पासे को एक बार फेंकेंगे तो कुल परिणाम 6 आएंगे, जबकि एक पासे को 2 बार या फिर 2 पासे एक साथ फेंकेंगे तो उसके कुल परिणाम 6 की घात 2, 36 आएंगे। 36 परिणाम कौन कौन से होंगे? ये वाले परिणाम आपकी किताब में दे रखे, वो आपको याद कर लेना है। इसमें से आपके क्वेश्चन बनेगा 2 अंकों का योग 7 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, 7, इनके अंकों को जोड़ेंगे तो कितने आएंगे? 7 आएंगे। और भी क्वेश्चन बन सकता है, 8 वाले का बन सकता है। 8 वाले में हम लिखेंगे इसमें 2, 6, 3, 5, 4, 4, 5, 3 और 6, 2, इसके 5 होंगे, 5/36 ऐसे। फिर आपको थोड़ा सा ताश के बारे में देख लेना है। ये ताश की गड्डी है जिसमें 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं इसमें? 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्ते होते हैं 2 कलर के, 26 काले रंग के होते हैं और 26 ही लाल रंग के होते हैं। अब इसमें से 13 रंग जो काले रंग के पत्ते हैं वो 26-26 हो जाएंगे, हुकुम के 13 और चीड़ी के भी 13। लाल रंग के पत्ते 2 प्रकार के हो जाएंगे, लाल पान का और ईंट का।
अब ये लाल पान ईंट, इनके भी 13-13 पत्ते हो गए, हुकुम चीड़ी के भी 13-13 पत्ते, टोटल हो गए 52। ये सारे पत्ते आपके सामने इस प्रकार का ताश की गड्डी होती है और उसमें ए से लगाकर 10 तक गिनती होती है, मतलब 2 से 10 तक गिनती होती है। एक आपके इक्का होता है इसमें, एक गुलाम, एक बेगम होती है और एक बादशाह होता है। ये जो JKQ यानी कि किंग, क्वीन और जैक, ये तीनों के ऊपर फोटो बने होते हैं। तो ये फोटो वाले कितने चित्र दिखाई दे रहे हैं आपको? 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12। तो 12 चित्र ऐसे हैं जिनके ऊपर आपके फ़ोटो दिख रहे हैं। इनको फेस कार्ड कहा जाता है, तस्वीर वाले पत्ते कहा जाता है। और ये इधर इक्का, 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 इक्का और इक्का, कितने इक्के हो गए? 4 इक्के हो गए। 4 आपके गुलाम हो गए, 4 बेगम हो गई, 4 बादशाह हो गए। तो इनकी संख्या आपको याद रखनी है। सारी संख्याएँ 4-4 होती हैं। 4 आपकी दुर्री होती हैं, 4 आपकी दहला होती हैं, 4 नहला होती है, अट्ठी भी 4 होती हैं, सत्ती भी 4 होती हैं, छग्गी भी 4 होती हैं, पंजी 4 होती हैं, चौगी भी 4 होती हैं, तीरी भी आपके 4 होती हैं और दुग्गी भी आपके 4-4 होते हैं। ये सारे 4-4 के सेट होते हैं सारे। इसमें से आपको ये वाले याद रखने हैं। एक तो इक्के को याद रखना है, 4 इक्के होते हैं, इक्का, 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 4 इक्का होता है। और टोटल बादशाह कितने होते हैं? टोटल 4 बादशाह होते हैं। ये हुकुम का बादशाह है, ये लालपान का बादशाह है, ये चेड़ी का बादशाह और ये ईंट का बादशाह है। टोटल किंग 4 हो जाएंगे। क्वीन बेगम कितनी होती हैं? ये क्वीन 4 होती हैं। ये हुकुम की बेगम है, लालपान की बेगम, चीड़ी की बेगम और ईंट की बेगम है। और ये आपके जेक गुलाम कितने? 4 गुलाम होते हैं। ये आपके 4 गुलाम, जिसमें ये हुकुम का गुलाम है, लालपान का गुलाम, ये चेड़ी का गुलाम है और ये ईंट का गुलाम है। ये फेस कार्ड कहलाते हैं, चेहरे वाले चित्र होते हैं, ये कार्ड होते हैं, इनको फेस कार्ड कहा जाता है। तो याद रखना फेस कार्ड कितने होते हैं? 4 और 4 8 और 4 टोटल कितने हो गए? ये 12 होते हैं। इसमें से आपसे क्वेश्चन बनेंगे कि लाल रंग के बादशाह कितने? तो लाल रंग के 2 ही बादशाह हैं ये, एक तो ईंट का है और एक लालपान का है। काले रंग के कितने बादशाह? काले रंग के 2 बादशाह हैं, हुकुम का है एक और एक आपकी चेड़ी का है। और इसी प्रकार से आपको और प्रश्न पूछेंगे। लालपान का पूछे तो लालपान का एक ही होगा, बेगम एक है, इसमें बादशाह एक है, गुलाम एक है। लेकिन लाल रंग का पूछे तो फिर आपके 2 हो जाएंगे। काले पान के इसमें आपका एक ही होगा, काले रंग के इसमें 2 हो जाएंगे। तो पान और रंग में आपको थोड़ा सा अंतर समझ के देखना है। तो ये था आपका पूरा प्रश्नावली 14 तक, यानी कि प्रायिकता तक के सारे आपके जो प्रश्न हैं वो इससे तैयार हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये 1 घंटे और जो 22 मिनट का वीडियो बना है ये आपकी जो पूरी गणित को एक बार जो रिवाइज़ कर देगा। और अगर आपने ये सारे एक बार जो अच्छे से याद कर लिए तो निश्चित रूप से आप ये जो गणित में जो बहुत अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो आप जो गणित में बहुत ही शानदार नंबर प्राप्त करेंगे। अब आपको कोई भी सवाल समझ में नहीं आता हो तो आप जो अपना व्हाट्सअप नंबर है उस पर उसका फ़ोटो खींचकर भेज देना, उसका सोल्यूशन आपको वहाँ पे करवा दिया जाएगा वीडियो के रूप में। और ये अपना एंड्रॉयड ऐप इसको डाउनलोड ज़रूर कर लेना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है। 10वीं का व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, PDF आपको वहीं पर भी मिल जाएगी। तो ये अपना व्हाट्सअप नंबर है या फिर इसका व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर इसकी PDF आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो अपना एंड्रॉयड ऐप इसको डाउनलोड कर लेना, यहाँ पर आपको उसकी टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपके बोर्ड परीक्षा तक इसी प्रकार से आपके इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में आपके इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत। आप ये वीडियो कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना।